हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन के बारे में कि रिस्पायरेशन होता क्या है। उससे पहले हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन क्या था हम पढ़ चुके थे। न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ फूड टेक इज नोन एज न्यूट्रिशन। जो एनर्जी के लिए हम फूड इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और डाइजेशन क्या था, जो ये फूड हम लेते हैं किस फॉर्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इस फूड को हमारी बॉडी एनर्जी के लिए एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए इस फूड को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में या उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे हमारी बॉडी इस फूड को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो जब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। इसमें कॉम्प्लेक्स फूड में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, डाइजेशन प्रोसेस के बाद कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में, जिसको हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ज्योजनम वाला पार्ट है, विलाई द्वारा ये जो डाइजेस्टेड फूड है क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो ये एब्जॉर्ब्ड फूड है उससे हमको क्या लेना है, एनर्जी लेना है। उससे हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और इस एब्जॉर्ब्ड फूड से जो एनर्जी मिलती है वो किस प्रोसेस द्वारा मिलती है, रिस्पायरेशन द्वारा। ठीक है, ये जो एब्जॉर्ब फूड है उससे एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू मिलेगी, रिस्पायरेशन के थ्रू मिलेगी। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि आखिर कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और इसी रिस्पायरेशन में क्या क्या स्टेप या क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज दैट दिस इज ए सेल। और जैसा कि पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किसके बने हैं, सेल्स के बने हुए हैं। ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज कहां पे आ गया है, सेल के अंदर, ये हो गया ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से क्या मिलेगी, एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी हमारे सेल्स द्वारा क्या कर ली जाएगी, यूटिलाइज्ड। लेकिन जब ग्लूकोज बर्न होता है तो केवल एनर्जी ही नहीं मिलता है, साथ में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक वाटर। और ये ग्लूकोज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कब ब्रेक होगा, जब इसको मिलेगा ऑक्सीजन। वैसे विदाउट ऑक्सीजन भी कन्वर्ट होता है, लेकिन वो एनारोबिक रिस्पायरेशन में, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम किसके बारे में देख रहे हैं, ह्यूमन के केस में, मनुष्य के केस में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे है, इन्वायरमेंट में। जो कोशिका के यानी सेल्स के अंदर जिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है वो ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है, इसका नेचर क्या होता है, टॉक्सिक। इसको क्या करना है, हमारी अपनी बॉडी से इसको क्या करना है, रिमूव करना है। कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। यानी ये जो ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से कहाँ पे पहुंचना है, हमारे सेल्स के अंदर। और रिस्पायरेशन, फॉर रिस्पायरेशन, इस ऑक्सीजन को हमारे सेल्स के अंदर पहुंचना है, किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। और रिस्पायरेशन के उपरांत या रिस्पायरेशन के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, उसको कहाँ पे फिर वापस पहुंचाना है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में पहुंचाना है। तो ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर कैसे आएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स से कैसे इन्वायरमेंट में जाएगी, ये एक सिस्टम द्वारा होता है।
उस सिस्टम को कहते हैं हम रिस्पायरेटरी सिस्टम। उस सिस्टम को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। और ह्यूमन को बारे में पढ़ना है यहाँ पे हमको, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब देखो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता क्या क्या है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम शुरू होता है कहाँ से, नोज से। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, नोज से लंग्स तक। ठीक है, स्टार्ट होगा कहाँ से, नोज से, और कहाँ पे एंड होगा, लंग्स में। ये हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम नोज से शुरू होगा, ये नीचे ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाने पे डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, और कहाँ पे एंटर कर जाएगा, लंग्स के अंदर। ये हो गया हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसी के पैरेलल पीछे की तरफ फूड पाइप भी जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस ये फ्रंट के साइड में क्या होगा, ट्रैकिया। ये हो गया हमारा लंग्स, नोज। और ये जो ट्रैकिया है, इसके ऊपर एक बॉक्स पाया जाएगा, उसको हम कहते हैं लैरिंग्स। उसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, ये हमारा नोज हो गया। इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब इसी के थ्रू, नोज के थ्रू ही ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचेगा, लंग्स में, और नोज के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आएगा, बाहर निकलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। आगे नोज के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया और ऑक्सीजन अंदर गया, लेकिन हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचता है, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल देखते हैं। ट्रैकिया, ये हमारे हो गए लंग्स, हमारे हो गए लंग्स। अब ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से बाय नेजल चैम्बर, नोज से होते हुए कहाँ पे पहुंचेगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पे पहुंचेगा, लंग्स। लंग्स से कहाँ पे जाएगा, एल्वियोलाई। अब इस एल्वियोलाई से ट्रैकिया, अब इस एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ पे एंटर करेगा, ब्लड वेसल्स में। ये ऑक्सीजन कहाँ पे एंटर करेगा, ब्लड वेसल्स। अब इस ब्लड वेसल्स में एक पिगमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स, जिसका नाम क्या है, सबको पता होगा, हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पे किससे मतलब है, केवल अभी हीमोग्लोबिन के बारे में जानना है। इस ब्लड वेसल्स में क्या पाए जाते हैं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात तो इसको रिस्पायरेटरी, क्या नाम है इसका, हीमोग्लोबिन को हम क्या बोल सकते हैं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। पिगमेंट्स किसे बोलते हैं, वो चीजें जो कोई ना कोई कलर प्रोवाइड करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स। और इस हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, क्या कलर प्रोवाइड कराती है, हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराती है। दूसरा, हीमोग्लोबिन के बारे में, इसके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, फेरस। जो आयरन होता है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, फेरस। इसका क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा, और ये ऑक्सीजन को लेके कहाँ पहुंचेगा, हमारे हार्ट में। हार्ट के किस साइड में, लेफ्ट साइड।
हार्ट के बारे में पूरा डिटेल सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा देख लीजिए कि ये ब्लड को हीमोग्लोबिन लेके कहाँ पे पहुंचेगा, लेफ्ट साइड, हार्ट के लेफ्ट साइड में। हार्ट के बारे में बता देते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं आर्किल, नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये हो गया लेफ्ट आर्किल। ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेके कहां पे पहुंचेगा, लेफ्ट आर्किल। अब यहां से ब्लड कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक और ब्लड वेसल्स निकलेगा, उसको हम कहते हैं योर्टा। ये योर्टा हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाने का काम करती है। अब फिलहाल हम यहाँ पे एक केवल कोशिका की बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक सेल्स की हम बात करते हैं। ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाने का काम कर रहा है कौन, एओर्टा। अब ये ऑक्सीजन जो है कहां पे चला जाएगा, हमारे सेल्स में। ये ऑक्सीजन कहां पे चला जाएगा, हमारे सेल्स में। और वहां पे क्या होगा, जो ग्लूकोज है उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी, और साथ ही साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड में। यानी कि योटा पूरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड से ब्लड को कलेक्ट करते जाता है और ऑक्सीजन को सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते जाता है। योटा पूरे बॉडी के सेल्स में के बाद में डिवाइड करते जाता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया जाएगा। योटा पूरे कोशिकाओं में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करते हुए फाइनली जाके ये ओपन होता है हार्ट के राइट आर्कल में। यानी कि जो ब्लड यहां से चला था उसमें क्या था, ऑक्सीजन, यानी ये ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो इसमें ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड वेसल द्वारा कहां पे खुलता है, राइट आर्किल, राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन द्वारा फिर कहां पे चला जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स में। कहां पे चला जाएगा, लंग्स में। और इस लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। यानी एक बार और फिर से देखो, नोज के थ्रू जो हम एयर इनहेल करेंगे उससे ऑक्सीजन नोज से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, एल्वेलाई से होते हुए कहां चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहां पे पहुंचता है, हार्ट के लेफ्ट आर्किल में। लेफ्ट आर्किल से ब्लड कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। और लेफ्ट वेंट्रिकल से योर्टा के थ्रू पूरे सेल्स में ये क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ऑक्सीजन, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, कलेक्ट करते हुए कहां पे जाके फिर ओपन हो जाएगा, राइट आर्किल। राइट आर्किल से फिर कहां से खुलेगा, राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा कहां पे चला जाएगा, लंग्स में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स से फिर हम जब एक्सपायरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे रहता है, एनवायरमेंट में। ठीक है, अब देखो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब ये रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, ये टोटल प्रोसेस 3 स्टेप्स में होते हैं। ये टोटल प्रोसेस कितने स्टेप में होंगे, 3 स्टेप्स में। ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हम देख रहे हैं ये कितने स्टेप में होंगे, 3 स्टेप्स। देखो कौन कौन से 3 स्टेप्स,
पहला होगा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा? इंटरनल रिस्पायरेशन। और तीसरा स्टेप क्या होगा? सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, ये टोटल रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होगा वो 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, सेकेंड इंटरनल रिस्पायरेशन, थर्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है, इंटरनल में क्या होता है और सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है? जो भी हम नोज द्वारा एयर अंदर ले रहे हैं, जो भी नोज द्वारा एयर में क्या है? ऑक्सीजन। नोज से जो एयर अंदर हम ले रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको समझने के लिए निकाल देते हैं। ठीक है, या यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के समझते हैं। यहाँ पे नोज द्वारा जो एयर हम अंदर ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? लंग्स में। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नोज के रास्ते क्या जा रहा है? बाहर आ जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। यानी जो हम कार्बन ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? ब्रीदिंग। इसी को हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। यानी जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग, या एक और नाम है वेंटिलेशन। यानी जो सांस हम लोग अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब देखो इंटरनल रिस्पायरेशन किसे कहेंगे? इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। अब यहां से ऑक्सीजन जब ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ब्लड वेसल से हार्ट में, हार्ट से कहां पे पहुंचा? सेल्स में। हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन कहां पे पहुंचा? सेल्स तक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। यानी कि एक्सटर्नल किसे कहेंगे? जब ऑक्सीजन कहां तक पहुंचा? लंग्स तक, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इंटरनल किसे कहेंगे? जब ऑक्सीजन ब्लड वेसल से होते हुए हार्ट के थ्रू कहां पहुंचता है? सेल्स तक पहुंचता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। यानी ऑक्सीजन अब कहां पे आ गया? सेल्स के अंदर। अब इस ऑक्सीजन से जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है और क्या मिलती है? एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, आया समझ में? एक्सटर्नल किसे कहेंगे? ब्रीदिंग इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जो यानी कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स इज नोन एज, यानी कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या हो गया? गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन जब गैसियस एक्सचेंज सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच में होगा, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल रिस्पायरेशन। और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा, उसको हम कहेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है,
अब आगे